इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस और सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ रहे हैं। ये जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था तो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ सेकंड वीडियो में पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो एक बार उसे रिवाइज कर लें कि हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी थी वो क्या है। तो एप्लीकेशंस या सिग्निफिकेंस यानी महत्व, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी हमने ली है, विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसका क्या महत्व है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी या मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो सबसे पहले पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके मानक इलेक्ट्रोड विभव का न्यूनतम मान प्रदर्शित करते हैं, यानी ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और जिनमें E0 का मान मिनिमम होता है, यानी नेगेटिव में बहुत ज़्यादा होता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, प्रबल अपचायक होंगे। और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अधिकतम मान, यानी E बहुत पॉजिटिव साइड में है, अधिकतम मान प्रदर्शित करते हैं, वो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज होते हैं। श्रेणी के इस आधार पर सबसे ऊपर लिथियम है। तो लिथियम हमारा प्रबल अपचायक या स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट है, जबकि फ्लोरीन सबसे नीचे है, वो हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट या प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है, तो जो लिथियम है उसकी वैल्यू नेगेटिव में बहुत ज़्यादा है, जबकि जो फ्लोरीन है उसका E0 की वैल्यू पॉजिटिव में बहुत ज़्यादा है। लिथियम जो है वो उच्च धन वैद्युतीय गुण दिखाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद नेगेटिव है, इसलिए वो पॉजिटिव गुण दिखाता है, जबकि फ्लोरीन खुद पॉजिटिव है, इसलिए वो किसकी तरफ आकर्षित होएगा? नेगेटिव की तरफ। तो इसलिए ये मिनिमम पॉजिटिव गुण दिखाता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हम हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो सभी धातु आयंस को उनके विलयन से डिस्प्लेसमेंट करके धातु में कन्वर्ट करने की या धातु के रूप में अवक्षेपित करने की टेंडेंसी होती है। तो तत्वों का विस्थापन कैसे होता है? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो ये टेंडेंसी होती है कि आयंस अपने तत्व के रूप में या अपनी धातु के रूप में इलेक्ट्रोड्स पे जाकर डिपॉजिट या अवक्षेपित होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने बहुत अच्छा सा डेनियल सेल पढ़ा है और हम जानते हैं कि जिंक को हम जिंक सल्फेट में और कॉपर को हम कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व करते हैं। तो अगर हम जिंक सॉलिड लें और कॉपर सल्फेट का विलयन लें, तो जिंक धातु को जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होगा? जिंक सल्फेट यानी कॉपर को हटा दिया जाएगा, कॉपर अवक्षेपित हो जाएगा और जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में आ जाएगा। जबकि अगर हम, क्यों आएगा? क्योंकि जिंक जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज्ड है। अब कॉपर सल्फेट लें, तो कॉपर सल्फेट अगर हम आयरन के साथ लेते हैं तो कॉपर क्या करेगा? आयरन सल्फेट बन के कॉपर अवक्षेपित होगा। तो इस तरह से कॉपर दोनों स्थिति में धातु के रूप में परिवर्तित हो रहा है। इसके विपरीत, ये तो हमने लिए हैं मेटल्स। इसके विपरीत अगर हम नॉन मेटल्स लेते हैं, जैसे सपोज करते हैं कि हमने हैलोजन्स लिए हैं जो सबसे नीचे हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं नॉन मेटल्स और अपने से ऊपर विद्यमान तत्वों को उनके विलयन में डालते जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है नॉन मेटल्स में, और वो अपने से ऊपर वालों को सबको किस में कन्वर्ट करते जाते हैं? विलयंस में डालते जाते हैं। जैसे हम कंपैरिजन करते हैं ब्रोमीन में, आयोडीन में और क्लोरीन में, तो ब्रोमीन जो है आयोडीन को रिप्लेस करती है और ब्रोमीन से ब्रोमाइड आयन बने और आयोडीन सॉल्यूशन में चली गई। अब क्लोरीन और ब्रोमीन लेते हैं
तो क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देती है और ब्रोमीन सोल्यूशन में चली जाती है और क्लोराइड आयंस बन गए। और अगर क्लोरीन और आयोडीन लें तो आयोडीन सॉल्यूशंस में चली जाती है और क्लोरीन फिर आयंस के रूप में कन्वर्ट हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्लोरीन है वो दोनों को रिप्लेस कर सकती है, ब्रोमीन को और आयोडीन को। ब्रोमीन एक को रिप्लेस कर सकती है, आयोडीन को, आयोडीन किसी को रिप्लेस नहीं कर सकती। तो इस तरह से हम जितने ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ, नॉन मेटल्स की तरफ जाते हैं तो रिप्लेसमेंट बढ़ता चला जाता है, विस्थापित करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाती है। अब चौथा पॉइंट कि अगर हम एसिड्स लेते हैं और अम्ल में से धातुओं द्वारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होना, हम जानते हैं कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं तो वो हमेशा H आयंस के रूप में रहता है। तो जिस तत्व का हमें मानक विभव का मान बहुत नेगेटिव होता है, उस तत्व को जब हम एसिड्स के साथ लेंगे तो उसमें हाइड्रोजन मुक्त करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी। अगर ऊपर की तरफ है, हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ है तो वो नेगेटिव है और उसको हम हाइड्रोजन सोल्यूशन गैस हाइड्रोजन के विलयन के साथ या तनु विलयन के साथ लेते हैं तो तब हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। सपोज ऊपर क्या है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, पोटेशियम है, ये सब हाइड्रोजन से ऊपर हैं और जब इनको जो है वो तनु विलियंस के साथ डाइल्यूट HCl ले लिया, यहाँ तक कि हम पानी के साथ भी रख देते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। जबकि हाइड्रोजन के नीचे जैसे कॉपर है, Ag है, आयरन है, अगर इन तत्वों के तनु विलयन के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो ये हाइड्रोजन गैस नहीं देते। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले हैं उन सब तनु अम्लों में क्या देंगे, हाइड्रोजन गैस, जबकि जो नीचे हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। पांचवा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम किसी भी सेल का स्टैंडर्ड EMF या मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं। तो सेल का विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू कैथोड माइनस एनोड। तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। अब हम एक सेल लेते हैं, हमने गैल्वेनिक सेल लिया है तो जिंक आयन हमने क्या कंडीशन ली है, क्योंकि मानक अवस्था है तो एक्टिविटी 1, उसी तरह से कॉपर आयन और एक्टिविटी 1 कॉपर, 2 लाइन बीच में खींची है, इसका मतलब दोनों के विलयन एक सेतु द्वारा अलग अलग है। इक्वेशन लिखें तो E0 सेल इज इक्वल्स टू E0 ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉपर माइनस E0 ऑफ जिंक 2 प्लस। अब चूँकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है तो इसका विद्युत वाहक बल पॉजिटिव है 0.34, माइनस जिंक हाइड्रोजन से ऊपर है इसलिए ये एक क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, तो इसका क्या है, नेगेटिव है माइनस 0.76, माइनस माइनस प्लस हुए और हमारा E0 आ गया 1.10 वोल्ट। ठीक, इस तरह से हम किसी भी सेल का EMF निकाल सकते हैं। छठी कंडीशंस है कि सेल पर हम रिडॉक्स यानी एक पे ऑक्सीडेशन हो और दूसरे पे रिडक्शन हो, इस तरह की संभावना में हम कैसे ज्ञात करें। तो रिडॉक्स रिएक्शन की संभावना तभी होती है जब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच जब हम बने तो सेल का विद्युत वाहक बल या EMF पॉजिटिव होना चाहिए, तब अभिक्रिया रिडॉक्स होगी, अदरवाइज रिडॉक्स नहीं होगी। तो हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने अभिक्रिया कराई है, कॉपर सॉलिड अवस्था में है प्लस जिंक सल्फेट ले लिया, एक्वस में है, तो कॉपर आयंस में कन्वर्ट हुआ और जिंक सॉल्यूशन में चला गया। ठीक है, तो अब जो है चूँकि हमने कॉपर से कॉपर आयन बनाए हैं तो कॉपर हमारा एनोड हो गया और जिंक हमारा कैथोड हो गया। तो E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, कैथोड
क्या है हमारा जिंक का -0.7, क्योंकि माइनस है हमारी वैल्यू, तो 0.76 माइनस कॉपर की क्या है प्लस है तो 0.34। तो अब जब हमने इसकी वैल्यू करी तो ये आ गई -1.1। कितना आया ईएमएफ नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आने का मतलब ये अभिक्रिया रिडॉक्स नहीं है। इसको हम उल्टा ले लें। उल्टा लेने का मतलब अगर हम जिंक को एनोड के रूप में और कॉपर को कैथोड के रूप में काम में लेते हैं तो उस स्थिति में हमारा E0 क्या आता है, उल्टा हो जाता है, +1.10 वोल्ट हो जाता है और फिर ये अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर एक्वस जिंक आयन में कन्वर्ट होता है और कॉपर डिपॉजिट होता रहता है और रिएक्शन दोनों साइड चलती है। अब ये था हमारा एप्लीकेशन पार्ट। अब हम आ रहे हैं इलेक्ट्रोड्स के प्रकार पर। कितने तरह के इलेक्ट्रोड्स हो सकते हैं वो आपको स्टडी करनी है। तो सेल में मिनिमम 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स में कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स मेन होते हैं उनको हमने नर्स की इक्वेशन के आधार पर 4 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले है और सबसे सिंपल है वो है गैस आयन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो गैस इलेक्ट्रोड्स कैसे होंगे, गैस होगी और गैस के साथ हमें कोई मेटल लेना पड़ेगा, कंडक्टर लेना पड़ेगा, तो वो होगा प्लेटिनम या ग्रेफाइट। उसको हम एक कंडक्टर, करंट इलेक्ट्रॉन्स पास होने चाहिए। प्लेटिनम अथवा ग्रेफाइट को हम चालक के रूप में यूज़ करेंगे, कंडक्टर के रूप में, और गैस के साथ हम उसी के पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन संपर्क में रहते हैं। ठीक है, तो गैस इलेक्ट्रोड्स कई तरह के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड है। तो इसमें क्लोरीन ऋणायन हो जाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में ऋणायन हो जाएगा और हाइड्रोजन धनायन हो जाएगा। तो इसलिए हमें गैस की स्थिति में धनायन और ऋणायन दोनों संपर्क में रखने समझने हैं। अब इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन गैस को HCl या किसी भी अन्य अम्ल के विलयन के साथ, कोई भी अम्ल ले सकते हैं पर सामान्य तौर पर हम HCl लेते हैं, एक वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित किया जाता है और हम उसके अंदर उस विलयन में प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डूबा रहता है। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है, उसमें हाइड्रोजन गैस है 1 एटमॉस्फेयर पर और साथ में क्या है अम्ल, और अम्ल में क्या है H आयंस। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिखते हैं, प्लेटिनम हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर और H प्लस। अभिक्रिया क्या होगी, अभिक्रिया ये होगी कि H आयंस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू हाफ H2, यानी H आयंस हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो रहे हैं। तो अब चूंकि पॉजिटिव आयन है तो ये पॉजिटिव आयन के लिए रिवर्सिबल होगा। अब EH plus H2 gives E0 H plus H2 minus RT by NF ln एक्टिविटी ऑफ H2, क्योंकि हाफ है, अपॉन एक्टिविटी ऑफ H आयंस। अब E0 ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम 0 मानते हैं, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर है तो 1 हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 है तो ये सारी चीज़ें हट गई, और एक्टिविटी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या EMF ऑफ H2 गिव्स RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ H। नेचुरल लॉग को बेस 10 में बदलते हैं तो 2.303 अपॉन F RT लॉग एक्टिविटी ऑफ H आयंस। ठीक है, अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम मानते हैं तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 0.0591 लॉग एक्टिविटी ऑफ H आयंस।
एक्टिविटी ऑफ H आयंस को हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो log ऑफ AH प्लस को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन H प्लस, और माइनस लॉग ऑफ H प्लस किसके बराबर हो गया, pH के बराबर। तो हमारी सीधी रिलेशन आया कि EMF ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल्स टू -0.0591 pH। pH क्या है, माइनस लॉग ऑफ H प्लस या लॉग ऑफ एक्टिविटी ऑफ H प्लस। ठीक है, तो इस तरह से जब हमें एक्टिविटी पता हो तो हम इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिखता है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस में भी काम में लेते हैं, तो इसे हमें डीपली पढ़ना है। तो क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का फॉइल है जो नीचे दिख रहा है, प्लेटिनम फॉइल, और इस प्लेटिनम फॉइल पर हम प्लेटिनम की एक ब्लैक लेयर चढ़ी हुई है और हम इसको अम्ल के विलयन में डुबो रहते हैं। दिख रहा है आपको एसिड सॉल्यूशन, उसमें ये डिप हुआ है। अब एक वायुमंडलीय दाब पर हम इस विलयन में ऊपर से देखिए हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस जो है वो पूरी तरह से कहाँ पर आकर हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, एड्जॉर्ब हुई, अधिशोषित हुई प्लेटिनम की फॉइल पर। अब प्लेटिनम फॉइल पर जो हाइड्रोजन गैस है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एड्जॉर्ब है, और इस पर जो हाइड्रोजन गैस है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है विलयन के H प्लस आयंस के साथ। ठीक है, तो जो एसिड सॉल्यूशन में H प्लस आयंस हैं और जो प्लेटिनम की फॉइल पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हुई हुई है, वो दोनों इक्विलिब्रियम अवस्था में हैं। इस विलयन में अगर H प्लस आयन की एक्टिविटी को हम 1 कर दें तो इस इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहेंगे। ठीक है, और उस स्थिति में इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम 0 मानेंगे। तो ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ये मानक अवस्था में कब आ जाएगा, जब एक्टिविटी 1 हो जाएगी। अब हम आ रहे हैं दूसरे टाइप के गैस इलेक्ट्रोड पे, और वो है हमारा क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड में एक निश्चित ताप पर क्लोरीन गैस HCl के विलयन में प्रवाहित होती है, और ये कैसी होगी कि प्लेटिनम फॉइल ली है, उस पर क्लोरीन P प्रेशर पे है और क्लोराइड आयंस के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो हाफ ऑफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स क्लोराइड आयन। ठीक है, वहाँ क्या हो रहा था, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स H2, वो पॉजिटिव आयंस के लिए रिवर्सिबल थी, ये नेगेटिव आयंस के प्रति रिवर्सिबल या उत्क्रमणीय है। तो अब E ऑफ Cl2 Cl माइनस इज इक्वल्स टू E0 Cl2 Cl माइनस माइनस RT अपॉन NF ln एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय एक्टिविटी ऑफ Cl2 का हाफ। अब एक्टिविटी ऑफ क्या है, प्रेशर, एक्टिविटी किसके बराबर हो गई, क्लोरीन गैस की दाब के बराबर, तो उसको हम P से रिप्लेस कर देते हैं। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1, तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया। तो हमारी इक्वेशन आ गई कि E ऑफ इज इक्वल्स टू E0 माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस अपॉन प्रेशर का हाफ। तो हमें अगर प्रेशर दिया है, फैराडे हमें पता है, RT हमें पता है, एक्टिविटी अगर हमें पता हो तो हम किसी भी क्लोरीन गैस का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तीसरा है ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड में निश्चित दाब पर ऑक्सीजन गैस एक ऐसे विलयन में प्रवाहित की जाती है जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन हो, O माइनस नहीं होगा, क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन हो। तो हम इलेक्ट्रोड को कैसे लिखेंगे, प्लेटिनम है, ऑक्सीजन गैस है P प्रेशर पर और OH माइनस आयन है। तो रिएक्शन क्या होगी,
ऑक्सीजन प्लस पानी प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH माइनस। ठीक है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड किसी के प्रति रिवर्सिबल नहीं है, ये एक उत्क्रमणीय इलेक्ट्रोड नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल बिहेवियर नहीं दर्शाता, तो वो क्या है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि O2 तथा OH के बीच में कोई साम्य नहीं है। वहाँ क्या था? हाइड्रोजन गैस H+ आयन, क्लोरीन गैस क्लोराइड आयन्स के बीच में साम्य था। यहाँ कोई साम्य नहीं है, इसलिए ये रिवर्सिबल नहीं है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में गैस इलेक्ट्रोड्स पढ़े हैं, 3 तरह के: हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्लोरीन इलेक्ट्रोड और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड।